फिर ओवैसी साहब, आपने अभी कहा कि आखिर मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, फिर आप ये कहने लग जाते हैं कि देखिए ये तो छोटा एनआरसी हो रहा है, अगर सर्वे हो रहा है तो नहीं नहीं दिल्ली में अखूंदी वाली कुछ और मस्जिद भी का मेरे साथ बताइए मेहमान जुड़े हुए हैं सर, एचएस रावत जी जो कि हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। करिश्मा बताइए, दिल्ली में अखूंदी वाली मस्जिद का कसूर क्या है बताइए? आप तोड़ दी गई रात में, बताइए आप हमें। क्या बताऊं सर मैं? दिल्ली में अखूंदी वाली मस्जिद तो मेहरौली में, ये तो जांच का सवाल है ना सर, ये तो जांच का सवाल है। एचएस रावत जी कह रही हैं कि फिर आश्रमों की भी जांच होनी चाहिए, फिर आप ब्यौरा रखें, स्कूल कॉलेजों की भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर जब आप लोगों से बात की जाती है मुद्दों पर तो आप भटकाते हैं, आप फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जवाब दीजिए एचएस रावत जी। निशाना बनाए और हम खामोश बैठ करके सुने, ऐसा मैं नहीं बना रही सर, मैं नहीं बना रही। हाफिज नूर अहमद जी नहीं सुनिए, चोट पे देंगे, हाफिज जी ये मेरे पास सर्वे की रिपोर्ट है। हाफिज जी मैं नहीं बना रही, मैं इस डिबेट में नहीं, सुनिए मेरी बात। हाफिज नूर जी मेरी बात सुनिए, गलत नहीं सुनूंगी, नहीं हाफिज नूर जी, हाफिज नूर जी, एचएस रावत जी एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं जवाब का मुझे जवाब दीजिए। एचएस रावत जी एक मिनट, एक सवाल का जवाब मुझे देने दीजिए। हाफिज नूर जी मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, इसमें साफ तौर से स्पेसिफाई किया गया है कुछ मदरसे ऐसे हैं, सो आई एम नॉट टारगेटिंग, मेरे ऊपर मत आइए आप। एचएस रावत जी अपनी बात रखें आपसे मुराद आप नहीं है, आपसे मुराद सरकार है, आपको चल रही है। ज़कात का पैसा कहां से आता है? ज़कात का पैसा, दान का पैसा कौन देता है? क्या सरकार का अधिकार नहीं बनता पूछने का? हिंदुओं के जो ट्रस्ट है उनके ऊपर सब में इंक्वायरी हुई है और मोदी सरकार ने सबको रोका है जो बाहर से पैसा आ रहा था किसी भी तरीके से। और रही बात, आपने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिरों पर एक्शन होना चाहिए, एक भी किताब ऐसी बता दो, एक भी लेक्चर कोई ऐसा बता दो जहां देश के खिलाफ अगर कहीं सरस्वती शिशु मंदिर में कहीं पढ़ाया गया हो। मदरसों में आप पढ़ाते हो कि काफिरों से दोस्ती मत करो, मदरसों में आप सरिया पढ़ाते हो, क्या आप ये भाई नहीं है? मदरसों में गलवाए की बात पढ़ाते हो, आप छोटे दिमाग खराब करते हो, तो ऐसे मदरसों को बनाना चाहिए। और फिर आपने कहा कि ये दिल्ली की आप बात कर रहे थे, आपने ये सवाल मुझसे पूछा था, जवाब दे देती हूँ। अवैध निर्माण की वजह से गिराई गई, ठीक है, तो जहां जहां अवैध निर्माण होगा सरकार का बुलडोजर चलेगा। सवाल आपसे है, अवैध निर्माण की वजह से बताइए ये फैक्ट फाइंडिंग है सर। अब आपसे मेरा एक सवाल ये भी है, केरल में तो सरकार नहीं है ना बीजेपी की, तो फिर केरल का मुख्यमंत्री भी मुस्लिम विरोधी नहीं हुआ, तो वहां पर केरल के मदरसों में बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझसे पूछा? हाँ आपसे ही पूछ रही हूँ। केरल में आप जाइए, सादिया जाइए, सकाफिया जाइए, वहां अभी उन्होंने 100 वकील दिए मदरसों से निकाल के हाईकोर्ट को। जहां गलत हो रहा है उसके साथ नहीं हम खड़े हैं। हजारों मदरसे हैं, हजारों लोग हैं, अगर किसी ने कहीं पर गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सुनना था, अगर गलत हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए, और अगर सरकार कर रही है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि भाई आप नहीं, अगर गलत हुआ आप 13,000 मदरसे आपने निशानदेही कर दिए, ये क्या है? ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करना है। आपको मालूम है मदरसे खत्म हो जाएंगे तो मुसलमान अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी का वजूद थोड़ी ना खत्म करना है सर, सरकार चाहती है सब चीजें चले कानून के हिसाब से। फाजिल अहमद जी, मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा है, वो नरेंद्र मोदी के जरिए भारत में लागू किया जा रहा है। ठीक है, फाजिल अहमद जी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अभी जो एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, आपका क्या टेक है इस पे? करिश्मा जी आप तो बोलने ही नहीं दे रही किसी को। नहीं मैं आपको वक्त दे रही हूं आप बीच में इतना आ जा रही हैं कि नहीं, जब मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे सर, मैंने थोड़ी ना रिपोर्ट तैयार की है फाजिल अहमद जी, मैंने रिपोर्ट तैयार नहीं की है ना। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, अगर हम बोले आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनिए बात को। ठीक है फाजिल जी बोलने का फिर आप बोलने ही नहीं दे रही किसी को। ठीक है बोलने का वक्त देती हूँ, बताइए। हाँ तो आप सुनिए, आपने 2-3 बातें कही। हाँ जी। एक तो मदरसा से बात है, यौन उत्पीड़न ये एक क्राइम है। राम रहीम को सजा, कितने बाबा लोग जेल में है, राम रहीम को सजा हुआ, 3 जिले का तबाह कर दिया उनके लोगों ने। मुसलमान कभी किसी के खिलाफ नहीं जाता है, अगर कोई गलत किया है तो उसको कानून सजा देगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मदरसा, अवैध मदरसा क्या है? सरकार ने एक भी मदरसा बंद किया अभी तक? अगर गलत है तो सरकार को तुरंत बंद कर, सील कर देना चाहिए ना मदरसा। अगर सील कर देंगे, कानूनी नोटिस देंगे, हम लोग न्यायालय में जाएंगे।
न्यायालय तय करेगा कि अवैध है कि वैध है। तो ये तो एक प्रक्रिया है ना, जो इस प्रक्रिया को आप किसी पे थोप नहीं सकते। बिल्कुल। और जानबूझकर के आप किसी को नकारात्मक छवि प्रस्तुत करें, ये भी ठीक बात नहीं है। अगर मदरसा वैध है कि अवैध है, ये कानून तय करेगा और अदालत तय करेगी। अगर वो अवैध है 13,000 मदरसा, आप बताइए कि कितने मदरसों को सील किया इन्होंने। सील करके अदालत में जाएंगे, अदालत में बहस होगी, अदालत में तय होगा कि वैध है कि अवैध है। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। जब इनको इलेक्शन में कहीं हार दिखती है तो मुसलमान मदरसा, गाय गंगा गोबर, इससे बाहर ये लोग निकल नहीं पा रहे। पूरा देश तबाह है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस हद तक है कि आप इन सारी चीजों को ध्यान भटकाने के लिए ये मदरसा, मंदिर, गोबर, गंगा, इन सब चीजों में पब्लिक को उलझा देते हैं। ये कोई नई बात नहीं। और मदरसे की जांच तो इतने साल से चल रही है। और अवैध मदरसे की परिभाषा अभी सरकार ने तय नहीं किया। जो मदरसे किराए के घर में चल रहे उन्हें ये अवैध कह रहे। तो भाई अगर वो किराए के घर में चल रहे हैं तो एक 0 से लेके 5वीं क्लास तक के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसी कानून के तहत मदरसा चल रहा है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। यानी मुसलमान का हर बच्चा पहले 2 साल जो प्ले स्कूल है वो मदरसे में जाकर के सीखता है दीनी तालीम, उसके बाद बाकी आगे के स्कूल में जाता है। और एक भी ये रावत साहब बैठे हैं, हिंदू नेता आते होंगे आपके पास, ये लोग एक भी संस्कृत विद्यालय नहीं चलाते। कोई धर्म का कोई काम नहीं करते सिवाय टीवी पे डिबेट करते। ठीक है। एक भी काम अपने धर्म के लिए नहीं करते। ठीक है। एक भी संस्कृत विद्यालय, और बनारस में 43 संस्कृत विद्यालय बंद पड़े है तो आप फिर मुस्लिम का चोला ओढ़ लेते हैं। अक्सर मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आपने बहुत धैर्य का परिचय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा आपका। लीजिए, आप सुनिए। ये 40-45 संस्कृत विद्यालय बनारस में वो बंद पड़े हैं जिसमें बच्चे ही नहीं है। टीचर है, टीचर को सरकार तनख्वाह दे रही है, लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं है, क्योंकि कोई भी हिंदू समाज के लोग अपने बच्चों को संस्कृत विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते। तो ये उनकी अपनी समस्या है। हम अगर पढ़ा रहे अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं तो उन्हें इस बात की कुंठा नहीं होनी चाहिए कि ये लोग मदरसा में पढ़ा रहे हैं। अरे आप भी संस्कृत पढ़ाइए, आप भी वेद पढ़ाइए, पुराण पढ़ाइए, लेकिन आप तो अपने बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। रावत साहब बैठे हैं, पूछिए इनसे कैसे संस्कृत विद्यालय चला रहे। रावत साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप अपना कोई काम नहीं करके अगर दूसरा कोई काम करता है तो आप बार-बार उस पर उंगली उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल बस आपसे यही है, जैसा कि आपने यहाँ पे तमाम बातें रखी, मेरा सवाल यही है, तो ठीक है मदरसे चल रही हैं, आप लोग यहाँ पे तालीम दे रहे हैं, तो बस सवाल यही है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो उसमें आखिर इतना क्यों? फंडिंग हम बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बता रहे फंडिंग। देखिए हमारी जब फसल कटती है ना तो फसल का एक हिस्सा पहले मदरसे में जाता है। हमारी आमदनी का 5% पैसा पहले मदरसे में जाता है। हम हर रोज अपने दुकान से अगर 1,000 की कमाई करते हैं तो उसमें 100 रुपया हम मदरसे के लिए दान देते हैं। हर मुसलमान अपनी आमदनी का एक हिस्सा दान देता है, अपने घर में पैसा बाद में लाता है, पहले वो मदरसे में देता है, तब मदरसे चलते हैं। एक मुसलमान ज़कात खैरात पूरी जब तक ईद की नमाज नहीं पढ़ लेगा, जब तक ज़कात और खैरात नहीं दे देगा। ठीक है आलोक जी, क्या कहेंगे आप? इनका ये कहना है कि भाई आप बात आश्रमों की आ जाती है, बात फिर दूसरे संस्थानों की आ जाती है, क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए करिश्मा जी, अभी बात मदरसे की हो रही है तो मदरसे पर ही रहने दीजिए पूरे डिबेट को। ये बात कर रहे थे अभी मेरे दोस्त कि ज़कात और खैरात हर मुसलमान निकालता है। अतीक अहमद भी निकालता था, मुख्तार अंसारी भी निकालता था। जरा जवाब दे दीजिए। और भी कुछ करता था तरीके का यौन शोषण। नहीं जवाब दूंगा। 1 मिनट प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था। मेरा आपसे गुजारिश है मुझे बोलने दीजिए। और अशरफ अजीम जिस तरीके से बच्चियों का यौन शोषण मदरसे से उठाकर करता रहा, वो भी पूरे देश और दुनिया ने देखा। अगर आप मदरसा चलाते हैं शौक से चलाइए, बिल्कुल चलाइए, आपके अधिकार में चलाने का है। लेकिन उसमें जो पैसे आते हैं वो टेरर फंडिंग से आते हैं, हवाला से आते हैं या जेन्युइन तरीके से आते हैं, इसका ब्यौरा भी देने का फर्ज आपका बनता है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर आपको नहीं देंगे ब्यौरा तो आपके अवैध मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। इस बात की भी आप ठीक है सर। मुझे बिल्कुल आपकी बातों का आपके सवालों का जवाब मैं तारिक जी से लेना चाहूंगी। तारिक जी बताइए, खाड़ी देश, चीन, इन जगहों से अगर पैसे लेने की फिर क्या जरूरत पड़ती है? सवाल ये उठ रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं।
मैम देखिए, पहली बात तो ये समझिएगा कि मदरसों में जो पैसा दिया जाता, मैं अपनी खुद की पर्सनल बात बताता हूँ कि मैं वाकई में फैक्ट बात है ये कि मैं घर में पैसा बाद में लाता हूँ। पहले मैं अपना हिस्सा निकाल देता हूँ जो कुरान के शरीयत के हिसाब से है 2.5%, वो निकाल कर मैं रखता हूँ। मैं मदरसे ही नहीं, मैं क्या नाम है उसको, पैसे को मैं गरीबों में भी बांटता हूँ, मुफलिसों में भी बांटता हूँ, ज़रूरतमंदों को भी देता हूँ, और उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता है। पहली बात यह है, उसमें जो इंसान जिंदा है उसको जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए हुक्म है, हमको देना है, उसमें कोई धर्म का वो नहीं है। रही मस्जिद की बात, तो मस्जिद में ज़कात खैरात का पैसा नहीं लगता, उसमें सबसे पहले पैसा आपके कमाई के हिस्से का आप अपना लगाइए, वो आपकी मर्जी है जितना आप दें। तो मदरसों में पैसा जो लग रहा है, जो आप 13,000 मदरसे कह रही हैं, यौन उत्पीड़न की बात कह रही हैं, यौन शोषण की बात कह रही हैं, बिल्कुल एग्री। लेकिन क्या अगर 4 मदरसों ने यौन उत्पीड़न किया है, या वहाँ के 2 मौलवियों ने या 1 मौलवी ने उत्पीड़न कर दिया, क्या पूरा मदरसा गिरा दिया जाएगा? तो इस हिसाब से तो फिर जो आपकी पूरे हिंदुस्तान में 1143 यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज को भी गिरा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रेप किया गया। सर तो फिर क्या उसके देखिए, आप पूरी बात नहीं करने देती हैं। सर तो मेरा सवाल है ना आपसे, धन्यवाद, बातों का मेरा डिबेट ओवर हो गया मैम, धन्यवाद। अब हटाओ यार, ये सुनिए, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते ना पैनल छोड़ के, सर आप पैनल छोड़ के नहीं जा सकते ना, घर में बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। एचएस रावत जी से भी मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ ना। जवाब नहीं है इसलिए भागोगे, और फंसे हुए और बुरी तरीके से इसलिए भागोगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठे हैं जवाब देने के लिए। रावत जी, हाफिज नूर जी जवाब दीजिए, हाफिज नूर जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो सवाल पूछूंगी ना, जकात के नाम पे फिर विदेशी फंडिंग क्यों, फिर क्या जरूरत पड़ जाती है? देखिए, मैं तो सवाल पूछूंगी ना सर आपसे। खोलिए ना नाम, डर क्यों लग रहा है सरकार को? अरे सरकार नाम बोले 13,000 मदरसों में कौन कौन से मदरसे हैं? जकात से आता है, जकात वालों के नाम बताओ। दान का आता है, दान वालों के नाम बताओ। तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा ना 13,000 मदरसों में। बात करते हो, क्यों नहीं जवाब दिया आप लोगों ने? जवाब देना चाहिए। आप पैसा देते हो, आपके पास रिकॉर्ड होगा ना कि आपने इतना पैसा दिया है, मस्जिद में इतना दिया है, आपने कितनी कमाई की, उसका कितना पैसा निकाला है, आपके पास हिसाब नहीं है। आपको इनकम टैक्स को हिसाब देना पड़ेगा, मदरसे को भी देना पड़ेगा। भागते हो कुछ चैनलों से, दूसरों से कुछ आप हिसाब नहीं रखते। घर में किचन तक का हिसाब होता है, किराएदार का हिसाब होता है, मीटर का हिसाब होता है, मदरसों का हिसाब नहीं है, आपका तो उनका हिसाब नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सब जानते हैं। तुम टेलीफोन का बिल आप देते हो, उसका हिसाब है, बिजली का बिल आप देते हो, उसका हिसाब है, किचन का बिल आपके पास है, ड्राइवर की सैलरी आपके पास है, कार की मेंटेनेंस का हिसाब आपके पास है, लेकिन इस मदरसे का हिसाब किताब आपके पास नहीं है। एक करके अपनी बात रखिए, ठीक है? आपके सवालों का जवाब हिसाब है। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? ठीक है, ठीक है। अब हाफिज जी मुझे ये बताइए, सरकार होती है हिसाब लेने वाली, आप सरकार के अधीन काम करते हो, सरकार आपको सुरक्षा देती है, सरकार की आप जमीन के ऊपर हो, सरकार हिसाब लेती है आपसे, और हर एक से सरकार का हिसाब लेने का पद एक करके मैं बात सुनूंगी। सरकारी एजेंसियों का गलत अब आप लोग भी थोड़ा संयम का परिचय दीजिए ना। अब तारिक जी देखिए, इस डिबेट से चले गए। मुद्दा यही था जब उन्होंने बोला कि मदरसे हम यहाँ पे चला रखे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल बस उनसे यही था कि क्या आपको लगता है एक प्रोसेस अपनाया जाएगा इसके लिए भी? जब असम से ये खबर सामने आती है कि भाई मदरसों में तो देखिए, जो कुछ मदरसे, मैं फिर से स्पेसिफाई कर रही हूँ, कुछ मदरसे, जैसा कि रिपोर्ट में ये कहा गया है, मैं नहीं कह रही हूँ, अगर उसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन है, तो क्या हम वेट करेंगे उस प्रोसेस के लिए कि ठीक है पूरी जांच हो जाए? आखिर जब वहां पर कार्रवाई, अगर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या ये गलत है? हाफिज नूर अजहरी जी, आपने कहा ठीक है मदरसों में तालीम दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, लेकिन जब विदेशों से फंडिंग होगी, आपके पास जब जवाब नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा, तो सवाल तो सर पूछेंगे ना आपसे कि आप ब्यौरा दीजिए, सोर्स दीजिए, कहां से पैसे आए? सुन लें आप, बिल्कुल मौका दे रहे हैं। आपका हमने खिताब सुन लिया, 2 मिनट हमें आप सुन लें जी। देखिए आसाम, पहले मुझे कह लेने दें आप। आसाम के मुख्यमंत्री श्री शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, ये तीनों लोग बड़े हिंदू बनने के चक्कर में, वजीर आजम का चेहरा बनने के चक्कर में, ये लोग मुसलमानों को निशाना बनाए हुए हैं, सरकारी एजेंसियों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने जिन मदरसों पे बुलडोजर चलवाया है, वो नाजायज तरीके से चलवाया है।
गलत तरीके से चलवाया है। हमें आप बताएं, बहुत सारे मंत्रियों, बहुत सारे संतरियों के ने अवैध तरीके से कोई काम किया है, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो जेलों में गए हैं, तो क्या वो मंत्रालय खत्म कर दिया गया? उस पर उसकी बिल्डिंगें तोड़ दी गई। बताएं आप, मदरसों के साथ क्यों हो रहा है ये? सरकार अपने हाथ में लेकर के सही लोगों का चयन करके दे देती, हमें कोई एतराज नहीं होता। सरकार जो बुलडोज कर रही है, सरकार वो जुल्म कर रही है। ठीक है सर, सरकार हमारी निशानियों को, हमारे असलाफ की तारीख को बात सुनी है, मिटा रही है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब आलोक जी मैं आपसे ही लेना चाहती हूँ। क्यों आखिर एक वर्ग को ऐसा लग रहा है कि वो वंचित है, आखिर वो टारगेट हो रहा है, क्यों? उनके भी आपने सवाल सुने, जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए करिश्मा जी, ये इनका भ्रम है कि सरकार इनको टारगेट करके चल रही है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन का वितरण हो, चाहे वो शौचालय का निर्माण के बाद वितरण हो, चाहे वो घर का वितरण हो, या आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण हो, क्या मुसलमान को वंचित किया गया है उससे? तो हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इनसे हम बेनामी फंडिंग का आय ब्यौरा मांग रहे हैं तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? ठीक है, हाफिज जी को जवाब देना ये अपने बुक्स को क्यों दिखाने में हिचक रहे हैं? आलोक भाई और जहां कहीं भी एक मिनट जहां कहीं भी इनके कनेक्शन निकले हैं अलकायदा इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस पर जांच से क्यों डर रहे हैं ये? ठीक है, हाफिज जी जवाब दीजिए। हम देश में देखिए टेररिस्ट एक्टिविटी, इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं जनरल, पर इतनी बड़ी बात आने देंगे। आलोक जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि अलकायदा का कनेक्शन निकला है और फिर भी सरकार खामोश बैठी है, क्यों? बताइए आप हमें। अलकायदा का मदरसे का अलकायदा से कनेक्शन निकला था। सारे के सारे लोग, आप भी झूठ बढ़ा रहे हो देश को, गलत संदेश दे रहे हो देश को। मुसलमानों की छवि और छवि को दागदार करने का जो आपका षड्यंत्र है वो चला आ रहा है। यही मदरसे हैं आलोक जी, जिन मदरसों से मौलाना फजल खैराबादी निकले थे, मौलाना किफायतुल्लाह काफी निकले थे। आपके आबा और अजदाद तो अंग्रेजों के तल में चाट रहे थे। हमारे आबा और अजदाद देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे थे। हम वो हैं, आतंकवादियों ने हिंदू विहीन कर दिया। इन्हीं मदरसों से जो निकले थे। आप इस तरीके की बातें ना करें। बात रखें। आज के संदर्भ में जो आपके यहाँ से ये चीजें बरामद हुई हैं, वो गजवाए हिंद की तरफ इंगित करती हैं, जो किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। शास्त्री की करवा लो जांच। मैंने कहा ना, आपके मंसूबे को हम कभी भी प्रफुल्लित नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। आप गजवाए हिंद का सपना देख रहे हो, आप बच्चों को गजवाए हिंद का सपना दिखा रहे हो। दारुल उलूम से जिस तरीके से हाफिज जी फाजिल जी को भी बात रखने दीजिए ना। फाजिल जी बात रखिए, गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट समझाइए सर। देखिए, अभी अब्दुल करीम टुंडा, अभी एक नाम चल रहा है मीडिया में, अब्दुल करीम टुंडा को 10 साल के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। और जब इनको पकड़ा गया था तो कितने आरोप थे, आतंकवादी, एक्सप्लोसिव, कितने, मतलब जितने भी आरोप इस देश में लग सकते थे वो सारा अब्दुल करीम टुंडा पे लगा था। और अदालत ने 10 साल उनको जेल में रखने के बाद बाइज्जत सारे केसों से बरी कर दिया। उनकी जिंदगी का जवाब कौन देगा? आप देंगे कि हम देंगे कि रावत साहब देंगे कि वत्स साहब देंगे? किसी को कह देना आसान होता है कि भाई ये तो आतंकवादी है, अलकायदा से मिले हैं, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आप अब अब्दुल करीम टुंडा से ही आपको समझ में आ गया। और राम रहीम, आसाराम बापू आज भी जेल के अंदर है, उन पर 4 साबित भी हो गया। तो ये हम एक दूसरे को ये नहीं कर, हम सब एक भारतीय हैं, समझिए इस बात को। हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी राजनीति साधने के लिए हम देश का नुकसान कर रहे हैं, एक नफरत माहौल बना रहे हैं देश के अंदर। ये आपकी राजनीति को सूट करता है लेकिन देश के लिए सूट नहीं करता है। आप जिस तरह की नफरत का माहौल देश में बनाना चाहते हैं अपनी राजनीति करने के लिए, ये सब चीज ठीक नहीं है। अरे अलकायदा और किसी का देश की संस्थाएं बेकार खाली है क्या? NIA खाली बैठी हुई है, CBI खाली बैठी हुई है।
अगर किसी का कोई कनेक्शन होगा जी। तो क्या वो यूएपीए नहीं, इस देश के अंदर कानून नहीं है, कोई छोड़ेगा कानून? और खास करके मुसलमान के लिए छोड़ेगा क्या? तो जब तक कोई चीज आप साबित करने की स्थिति में नहीं है, 20,000 लड़कों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, पिछली सरकारों ने भी उनको टांडा और पोटा में बंद किया था। ये बात कह देना कि अलकायदा मदरसे से निकल रहा है और वहां से निकल रहा है, आज तक पिछले 20 साल के अंदर एक भी कोर्ट में केस साबित नहीं कर सकी। नहीं तो फिर मुझे ये सरकारें नहीं साबित कर पाई, नेताओं की तो बात छोड़ दी। आज टीवी पर डिबेट करना आसान है। पड़े हुए थे, ठीक है, नहीं एक जम्मू मिनट आऊंगी। कश्मीर के आतंकवादी कहां से पड़े हुए थे ये तो बता दो। रावत जी आऊंगी आपके पास। फिर सवाल फिर ये भी उठता है ना सर, फिर आप ये कहेंगे जम्मू अदालत की भी कश्मीर तो के देखिए आतंकवादी पढ़ाने के लिए प्रज्ञा ठाकुर है ना, पढ़ाने के लिए कर्नल पुरोहित है, प्रज्ञा ठाकुर है, ये लोग कहां से पढ़े?